अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टेस्ट के साथ मैं हूं अफजल यूबी। नाज़रीन, वफाकी बजट 2022 और 23 इसलिए अहमियत का हामिल है कि ये इत्तेहादी जमातों का तजर्बा और इम्तिहान था, क्योंकि हुकूमत का बयानिया था कि वो महंगाई और बेरोज़गारी का खात्मा करेंगे और पेट्रोल और डॉलर की कीमतें नीचे लेकर आएंगे। क्या वाकई ऐसा हुआ? एक आवाम की उम्मीदें वो बस्ता थीं कि इत्तेहादी हुकूमत आएगी तो कोई रिलीफ मिलेगा, सुख का सांस मिलेगा। लेकिन क्या वाकई ऐसा हुआ? क्या बिजनेसमैन, ताजर, बरादरी, संतकार इस बजट से खुश हैं? आने वाला मुस्तकबिल वो कैसा है और मुआशरत को हम किस तरह देखते हैं, इस पर आज गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ एक खूबसूरत गुलदस्ता है आई कैप का। मैं आपसे तारफ़ करवाता हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं अली लतीफ़ साहब, आप चेयरमैन हैं फिजिकल लॉ कमेटी आई कैप, और पार्टनर हैं मुनीब ज़ियाउद्दीन एंड कंपनी और कौंसल मेंबर हैं आई कैप। उनके साथ मौजूद हैं असद फिरोज साहब, आप कौंसल मेंबर हैं आई कैप एंड पार्टनर हैं जुनेदी शोएब असद चार्टर अकाउंटेंट्स, और उनके साथ मौजूद हैं सैयद हसन अली कादरी साहब, आप मेंबर हैं फिजिकल लॉ कमेटी आई कैप और पार्टनर हैं अहमद मुशीर एंड सुलेहरिया। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ अली लतीफ़ साहब आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि आपकी जो फिजिकल लॉ कमेटी है, आपने जिस तरह पोस्ट बजट सेमिनार बड़ा कामयाब करवाया, आप बजट प्रपोज़ल भी आपने दी और साल में दीगर प्रोग्राम्स, वर्कशॉप, टैक्सेशन के हवाले से करवाते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइएगा। थैंक यू अफजल साहब। पहले तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आपका भी और DMH न्यूज़ का कि आपने इतने ज़्यादा ज़बरदस्त इस वक्त आज पैनल इकट्ठा किया है। और आपको पता है कि आपका वाहिद न्यूज़ चैलेंज है, कम से कम टैक्स माहिरीन बड़े गौर से देखते और सुनते हैं और फॉलो करते हैं लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। जहाँ तक हमारे अपने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान का ताल्लुक़ है, वो ना सिर्फ हमारे जितना भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उनको रेगुलेट करता है, बल्कि कोशिश करता है कि अपना रोल पाकिस्तान की इकॉनमी की बेहतरी के लिए भी कम से कम जितना भी वो रोल अदा कर सकते हैं वो ज़रूर अदा करें। और इसका एक बड़े अरसे से जो एक पॉजिटिव स्टेप है जो हमारा इंस्टीट्यूट लेता है कि वो हर बजट से पहले गवर्नमेंट को अपनी आई कैप की बनी हुई प्रपोजल्स फेडरल और प्रोविंशियल बजट के लिए सबमिट करता है। अच्छा, ये जब बजट्स हमारी जो होती हैं, हमारे इसमें वन ऑफ द बेस्ट ब्रेन जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उनको इकट्ठा किया जाता है। हर साल एक नई फिस्कल लॉज कमेटी बनती है जो इस सारी बजट की प्रपोजल्स को तमाम मेंबरों से भी इकट्ठा करते हैं, फिर उसको वेट करते हैं, टैक्स माहिरीन से हम मशवरा करते हैं और पूरी प्रपोजल्स जो हैं वो फिर हम फेडरल गवर्नमेंट को और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को सबमिट करते हैं। और बाकायदा इसका बजट मेकिंग प्रोसेस में इंस्टीट्यूट इस तरह अपना रोल अदा करता है कि हमारी प्रपोजल्स बाकायदा चेयरमैन FBR तक जाती हैं और हमारे जो फिस्कल लॉज कमेटी है वो जाके ये प्रेजेंट करती है चेयरमैन FBR साहब को। इस वक्त आसिफ अहमद साहब थे और बाकायदा उनके साथ 3-4 मीटिंग्स में सारी प्रपोजल्स डिस्कस होती हैं। तो ये एक अच्छा स्टेप है। और उसके बाद जब पोस्ट बजट आपका आ जाता है तो आफ्टर दैट एक बहुत हमारी बड़ी मशहूर कॉन्फ्रेंस होती है जो पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस होती है। जी। ये मुसलसल पिछले सालों से हम कर रहे हैं। उसमें हम मशहूर टैक्स माहिरीन को बुलाते हैं और बजट को बाकायदा एनालाइज करते हैं। इस वक्त भी हमने आसिम जुल्फ़िकार साहब को इनडायरेक्ट टैक्सेशन के लिए, आसिफ अरून साहब को डायरेक्ट टैक्सेशन के लिए, और इस बार तो हमें ये भी खुशी थी कि इस वक्त मिफ्ता इस्माइल साहब जो मिनिस्टर हैं फाइनेंस वो भी इस वक्त हमारे कॉन्फ्रेंस में आए और आसिम अहमद साहब भी आए और उन्होंने अपना भी जो इकॉनमी के ऊपर जो उन्होंने था काफ़ी उन्होंने अपना तजिया भी पेश किया। तो ये एक फिस्कल लॉ कमेटी का रोल है जो इंशाल्लाह वो बड़ी अच्छी तरीके से आई कैप निभा रहा है। जी। अली लतीफ़ साहब, जिस तरह पोस्ट बजट में मुकर्रीन ने इस बजट को हाईलाइट किया, उसमें क्या चीज़ें आपको बेहतरी की तरफ नज़र आई? ये आपने एक अच्छा सवाल किया, लेकिन मेरा चूँकि उस वक्त थोड़ा सा बाकियों से थोड़ा सा मुख्तलिफ व्यू था कि ये जो बजट इस वक्त आया है, मैं तो इसको एक बिल्कुल होम्योपैथिक बजट समझ रहा हूँ जिसका ना कोई फ़ायदा है और ना कोई नुकसान। उसकी वजह ये है कि ये गवर्नमेंट जिस तौर पे आई थी कि जी हम शायद महंगाई कम करेंगे, डॉलर कंट्रोल करेंगे, वो चीज़ें तो नहीं हुई। फिर हम जैसे जो टेक्नोक्रेट्स हैं उनका काफ़ी हद तक ख्याल था कि ये गवर्नमेंट शायद बहुत सख्त डिसीजन ले जो इस वक्त की ज़रूरत है कि किसी वक्त पॉलिटिक्स को छोड़ते हुए पाकिस्तानी मईशत को पहले नंबर पे रखा जाए। और बार बार ये एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी की भी बात कर रहे हैं कि हम सारे इकट्ठे हों, तो हम सब तो कम से कम जो टैक्स माहिरीन हैं और इकोनॉमिस्ट हैं उन सब का ये ख्याल था कि इस पर ज़रा टैक्स पे ऊपर सख्त डिसीजन लिए जाएंगे। और ख़ास तौर पे जो हम भी कह रहे हैं, इंस्टीट्यूट के लेवल पे भी कह रहे हैं कि ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस पे कोई काम होगा, नए टैक्स पेयर्स को लाया जाएगा और उनसे टैक्स भी इकट्ठा किया जाएगा।
उन चीज़ों के ऊपर ये बजट कोई ख़ास मैं नहीं समझता कि इन्होंने किसी को गिफ्ट किया है। और जो हार्ड डिसीजन हम सोच रहे थे कि लिए जाएंगे टैक्सेस के लिए और बाकी चीज़ों सख्त फैसलों का कहा जा रहा था, तो सख्त कहा जा रहा था, वो नहीं किया। जी जी। और मैं तो शायद इस व्यू पे हूँ कि मेरा ख्याल है कुछ हम थोड़ा अर्सा अगर वेट करेंगे तो अभी तो शायद बजट इसलिए है कि आपको पता है जिस तरह बार बार पेट्रोल की कीमत बढ़ानी पड़ी है, तो शायद ये चाहते थे कि अवाम के अंदर गम गुस्सा ज़्यादा ना हो, तो इस तरह का बजट पेश कर दिया जाए। जी जी। उसके अंदर कुछ इन्होंने पॉपुलर डिसीजन लिए हैं कि जी हम उम्रा पे टैक्स लगा रहे हैं, वो काफ़ी हद तक जब आप प्रोग्राम होगा तो हम उसमें डिस्कस भी करेंगे कि वो एक्चुअली उनसे टैक्स ले भी पाएंगे कि नहीं। लेकिन शायद ये हो कि आप थोड़े अरसे बाद देखें 4-5 महीने बाद ये बजट जिस में आया है इसके बाद ये सप्लीमेंट्री मिनी बजट आते रहेंगे आपके कम से कम 3 से 4, और ये बजट बिल्कुल बदल जाएगा और उसमें जाके ये टैक्सेस लगाएंगे। बिल्कुल। दोबारा अली साहब आपकी तरफ आऊंगा। असद फिरोज साहब, इस बजट में आप सबसे बड़ी जो तब्दीलियां हैं उनको आप किस तरह देखते हैं? देखें, इस बजट की जो सबसे बड़ी बात है, जैसे अली साहब ने भी बात कही, उसी से कंटिन्यू करते हैं। इस वक्त उतना एक्सपेक्टेड जो हम सोच रहे थे ना कि आप अशराफिया पे टैक्स लगाएंगे, उस तरह अशराफिया को टैक्स कोई नहीं किया गया। आप देखें मुल्क चलता किस तरह है। जी जी। आपका मुल्क चलता है टैक्स कलेक्शन से। जी जी। और टैक्स कलेक्शन देना होता है उन लोगों ने जो लोग हायर इनकम ब्रैकेट में हैं। एक चेंज जो प्रॉब्ली इन्होंने की, उस एक चेंज के अलावा कोई ऐसी चेंज नहीं है जिसमें आप कहें कि अशराफिया को टैक्स लगाने की कोशिश की गई। पॉवर्टी एलिवेशन का जो टैक्स कहा जा रहा है, पॉवर्टी एलिवेशन जो लगाया 300 मिलियन से ज़्यादा इनकम किसी भी पर्सन की है तो वो सॉर्ट ऑफ वो जो सुपर टैक्स टाइप का ही 2% का टैक्स इम्पोज करने की बात की है इन्होंने बात की है। अगर अभी देखें, अभी इसने बिल से एक्ट में जाना है। जी जी। तो चूंकि अशराफिया और सारी अपर क्लास आपकी असेंबलीज में बैठी है, तो ये अगर अप्रूव हो जाएगा बजाते खुद, तो हाँ 2% एक अच्छी मैयर होगा कि आपने अशराफिया पे एक टैक्स लगा दिया। मगर अगर आप इसको होलिस्टिकली भी देखें तो हमने टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए क्या इकदाम किए। हमने नॉन फाइलर का कॉन्सेप्ट लेके आए और आज का नहीं आया, आप कई सालों का आ गया हुआ। ऐसा सब कुछ पहले भी एक टैक्स लगता था, वेल्थ टैक्स जिसको हम कहते थे, अशराफिया को लिए लगाया गया था मुशर्रफ दौर में, जिसको ख़त्म कर दिया गया था, कानून भी उसके हवाले से बना हुआ था। तो उस तरफ भी अगर तवज्जो दी जाती तो ये इसकी जगह उसको वेल्थ टैक्स को ही लागू कर दिया जाता। देखिए, वेल्थ टैक्स पहले इन्होंने सस्पेंड किया था, फिर इन्होंने वेल्थ टैक्स को ख़त्म कर दिया। ठीक है, वेल्थ टैक्स जो है खासूसी तौर पर था अशराफिया के लिए। जी, अशराफिया के लिए था। एक घर पे और एक दुकान पे तो वो टैक्स नहीं था। वो अभी इन्होंने कान को उसी तरह ना उल्टा करके पकड़ने की कोशिश की है। जो ये इन्होंने डीम्ड इनकम की बात की है, जो रेंटल इनकम की बात कर रहे हैं, वो बेसिकली अगर आप उसका क्रक्स देखें तो यही है ना कि आपकी 2.5 करोड़ की वैल्यू आप माइनस कर दें। जी जी। और कुछ एक्सेप्शन है, जैसे आपकी अपनी प्रॉपर्टी है जिसमें आप रह रहे हैं, या कुछ एक्सेप्शन निकाल दिए हैं, वो 2.5 करोड़ माइनस कर दें। आप जितनी प्रॉपर्टी है उसका टोटल करके 2.5 पे से माइनस करें, और उसकी एफपीआर वैल्यू या डीसी वैल्यू जो भी अवेलेबल, अगर एफपीआर कितनी थी और अब कहाँ पे होगी, और वो 1% लगेगा। देखिए, वैल्यू वो टैक्स होगा अच्छा खासा, वो टैक्स थोड़ा नहीं होगा, मगर उस पर इशू आएंगे लिटिगेशन के कि क्या वो उस तरीके से लग सकता था, इनकम टैक्स लॉ में था। आपने जो प्रॉपर्टी सेक्टर के लिए एमनेस्टी का ऐलान किया था कि उसी का तजाद तो नहीं है। देखिए, आइडिया तो यही है कि देखें, प्रॉपर्टी में अब आपकी कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। जी जी। आप लाहौर में डीएचए की बात करें तो अब एक आम बंदा जो कि नौकरी पेशा आदमी है, जो अच्छी ब्रैकेट में 2-2.5 लाख भी महीने का कमा रहा है, जिसे आप मिडिल क्लास कहेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ मिडिल क्लास, और ये इस वक्त प्रोजेक्टेड है कि 2025 में पाकिस्तान की मिडिल क्लास 210 मिलियन पे होगी, यानी कि वो लोग जो कि 1 लाख से ज़्यादा महीने का कमा रहे हैं। अब वो कोई भी बंदा, मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ, वो 20 साल लगा के ही शायद एक घर किसी सही जगह पे ले सके, वो 5 मरले का क्यों ना हो। बीटीबी की कह रहे थे टैक्स नेट की बढ़ाने के लिए, एक फिगर के मुताबिक लाहौर में 30 लाख मकान ऐसे हैं जिनकी कीमत 5 करोड़ से ऊपर है। ऐसे ही तो अगर टैक्स नेट में हम गोशवारों के तहत देखें तो वो भी 30 लाख है। इसका मतलब है तो लाहौर को कवर नहीं कर पा रहे, तो हम टैक्स बेस को, टैक्स नेट को किस तरह बढ़ाएंगे? देखिए, टैक्स बेस बढ़ाना बड़ा आसान है। इस वक्त तो आपके पास सोल्यूशन बड़ा सिंपल था। आपने नॉन फाइलर का टैक्स 100% से 200% कर दिया, बहुत अच्छा किया।
आपने उनको कहा कि जी अब हम जो है बिजली के कनेक्शन भी काटने जाएंगे, अब हम टेलीफोन को यूटिलिटीज़ पे भी हिट करने जाएंगे, ठीक है। अब क्या वो ये अभी इलीगल है। कानून और हमारे जो आईन इसकी इजाज़त देता है? देखिए मैं ये कहने लगा था के खिलाफ हम जा सकते हैं? लीगैलिटीज़ में जब आप चले जाएंगे ना, ये धमकियां हैं सिर्फ, हाँ खौफ है। हाँ देखिए खौफ आप दिला रहे हैं, मगर मसला ये है कि सबसे जो इजी काम है वो आपके पास डेटाबेस अवेलेबल है, जी, जी। कौन से लोग नॉन फाइलर हैं, किस सेक्टर में नॉन फाइलर है। मेरा ख्याल एक चीज़ किसी से ढकी हुई नहीं हुई, जितने भी आपके सेक्टर आप उठा लें, आप टेक्सटाइल उठा लें, आप शुगर उठा लें, आप सीमेंट उठा लें, आप मेजर मैन्युफैक्चरिंग कोई भी उठा लें, जी जी। सबसे बड़ा रोना यही है कि जो मिडल मैन है वो टैक्स नहीं होता। जब मिडल मैन टैक्स, और मिडल मैन सबसे ज़्यादा लिक्विड होता है, जी जी। अगर किसी इंडस्ट्रिस्ट ने भी कोई पैसे उठाने हैं तो वो मिडल मैन से उठा रहा होगा। अब ये दुनिया का शायद वाहिद मुल्क है जहाँ मिडल मैन इतना स्ट्रांग है, मगर प्रॉब्लम क्या है, वो सारी अनडॉक्यूमेंटेड इस इकोनॉमी वहाँ से। बजट में विद होल्डिंग टैक्सेस के भी रेट कम या ज़्यादा किए गए हैं? देखिए विद होल्डिंग टैक्सेस का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कॉस्मेटिक चेंजेस हैं, ठीक है। जैसे प्रॉपर्टी में अगर आप देखें तो वहाँ पे जो विद होल्डिंग है इन्होंने बढ़ा दिया, 1 से 2% कर दिया है। इस तरह कुछ और भी चेंजेस हैं जो उन्होंने किए हैं, मगर विद होल्डिंग टैक्स का जो कॉन्सेप्ट है ना, इन अ सेंस आया था, एक ट्रांजिशनल प्रोविजन थी जो बहुत थोड़े अरसे के लिए थी। आपने उसको इमरजेंसी की सूरत में परमानेंट फीचर बना दिया, और अब मेरा ख्याल है कि तकरीबन 70% से ज़्यादा इनकम टैक्स की कलेक्शन विद होल्डिंग से। जी जी। आप वो कलेक्शन उठा लें, आप अपने एडवांस टैक्सेस माइनस कर दें, मुझे ये बताएं कि एफबीआर की कलेक्शन है क्या? परफॉर्मेंस सिफर पे आ जाएगी फिर तो देखें ना, इन फिर अब हम एक इतना बड़ा डिपार्टमेंट बना के बैठे हैं, तो हमें एक पॉलिसी वाइज डिसीजन लेना चाहिए कि क्या कलेक्शन ऑफ टैक्सेस के लिए इतनी बड़ी वर्कफोर्स वाकई रिक्वायर्ड है, और क्या वो यूटिलिटी हमें दे रही हैं। अगर आप एडवांस टैक्स और वो विद होल्डिंग और आप वो ये आपका जो है कॉर्पोरेट से जो ले रहे हैं वो निकाल दें, तो पीछे बचेगा क्या? इनडायरेक्ट टैक्सेस तो देखिए आवाम पे बोझ है, सीधा सीधा बोझ है ना। इनडायरेक्ट टैक्स जो भी आप लगाते हैं, जो टैक्सेस कलेक्शन है वो विद होल्डिंग के जरिए, और उसका तमाम बोझ भी आवाम के ऊपर है। आप देखें ना, इन्होंने बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूव ये की, जो कि बड़ी अमेजिंग सी मूव है, वो ये है कि इन्होंने टैक्सेस जो आपके ट्रैक्टर पे है, उन्होंने कहा जी ये एग्जाम्प्ट हो गया टैक्स, सेल टैक्स से। अब वो कॉस्ट कहाँ जाएगी? वो कॉस्ट सारी पार्क हो जानी है फार्मर पे। असद फिरोज साहब, इस बजट में कोई जो हुकूमत का बयानिया था कुछ साबित होता है इस बजट से? देखिए आप मेरे से ऑनेस्टली पूछें, मुझे तो हुकूमत का बयानिया समझ ही नहीं आया आज तक, क्योंकि ये देखें ना, एक मखलूत हुकूमत है, और मखलूत हुकूमत में भी से हम अपने बचपन से कहते थे राइटिस्ट हैं और लेफ्टिस्ट हैं। जी जी। अगर राइट और लेफ्ट इकट्ठा बैठेगा तो वो मखलूत का भी कोई मखलूत जामा बनेगा ना। तो इस बजट में भी कोई क्लैरिटी नहीं है। इसका मतलब बजट की भी कोई समझ नहीं आई और इत्तेहादी जमात हुकूमत की भी कोई समझ नहीं आई। हसन कादरी साहब, आप फिजिकल लॉ कमेटी के मेंबर हैं, आप इस्लामाबाद भी गए थे, क्या तजावीज़ दी? इस बजट में कुछ नज़र आया? अगर देखा जाए तो कोई प्रपोजल आई कैब की तरफ से, आपकी फिजिकल लॉ कमेटी की तरफ से, जो इस बजट में आई हों और जो बेहतरी की तरफ एक कदम है? इसमें ये है कि यूवी साहब कंसिडरिंग द कॉन्फिडेंशियलिटी, ज़ाहिर है हम आपको ये तो नहीं बता सकते कि क्या एक्सेप्ट हुआ क्या नहीं हुआ। हमारी जो प्रपोजल हैं वो आपके सामने हैं, लेकिन एक चीज़ ज़रूर हम आपको वादे तौर पे बताएंगे कि जो आई कैप है, जैसे हमारे काउंसिल मेंबर असद साहब बैठे हुए हैं, हमारे चेयरपर्सन अली लतीफ़ साहब बैठे हुए हैं। देखें, वन शुड एग्री के बीइंग अ स्टेक होल्डर, हमने ना सिर्फ तजावीज़ दी बल्कि हमने तजावीज़ को लॉजिकली एक्सप्लेन करने की भी कोशिश की। यानी सिर्फ ये नहीं है कि हमने तजवीज़ दे के साइड पे हो गए, हमने अपनी तजावीज़ की लॉजिक भी बयान की है, और उसकी अफादियत या उससे कैसे बेहतरी हासिल की जा सकती है उसके बारे में बयान किया। और प्रॉपर 3 या 4 दिनों का सेशन हुआ जिसके अंदर प्रॉपर डिस्कशन की गई, और हमने उसके अंदर जो हमारी लीडरशिप है, अशफाक तौला साहब ने इस चीज़ का भी कहा कि एफबीआर को किसी भी स्टेज पे हमारे इंस्टीट्यूट की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, हमारे दोस्तों की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो हम उसके लिए हाज़िर हैं। क्योंकि देखें, अल्टीमेटली आई कैप ने हमेशा इस चीज़ को सामने रखा है कि जो हमारा मुल्क है और हमारे मुल्क की इकॉनमी जो है वो हमारी प्रायोरिटी है, और हम उसके लिए अगर काम कर सकते हैं तो बिलाशुबा हमें उसके लिए काम करना चाहिए। अच्छा हसन साहब, जिस तरह आप पार्ट हैं फिजिकल लॉ कमेटी का, जिस तरह अभी असद फिरोज साहब फरमा रहे थे, अगर विद होल्डिंग टैक्सेस को और एडवांस टैक्स को निकाल दिया जाए तो एफबीआर की परफॉर्मेंस क्या है? अगर आपकी आई कैप और टैक्स बार एफबीआर की सपोर्ट छोड़ दें तो कोई ये भी टारगेट पूरे हो सकते हैं। लेकिन ब्रेक से बाद नाज़रीन, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हसन साहब, आपकी तरफ आता हूँ, लेकिन मेरे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद है इमरान अफजल साहब, आप फार्मर प्रेसिडेंट हैं आई कैप के। मैं उनसे पूछना चाहूँगा, इमरान अफजल साहब ये बताइएगा, जो बजट आया है, हुकूमत ने जो दावे किए थे, बयानिया दिया था,
अवाम इससे खुश है और जो अवामी सहूलियात के लिए 816 अरब की जो सब्सिडीज़ कम की गई हैं, एक तरफ महंगाई है, दूसरे पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतें हैं, अवाम का, हुकूमत का और मईशत का मुस्तकबिल आप किस तरह देखते हैं? अवाम मईशत का हाल बुरा होना है। हमने सबको एक चीज़ रिकगनाइज़ करनी है कि फ़ाइनेंशियल क्राइसिस इतना बड़ा है कि इस वक्त आपके पास पैसे नहीं हैं टू सर्वाइव। तो इसलिए बाय हुक और बाय क्रुक कलेक्शन की कोशिश की जा रही है। इंटरनेशनली इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, आपके पास ऑप्शन नहीं है जब डॉलर रेट इतना हो गया है कि आप कहाँ से रेवेन्यू करेंगे। तो इस पीरियड में आके मेरा ख़्याल है जो ज़्यादा ज़रूरी काम ये है कि अपने डिफरेंसेस को ख़त्म करके मिलजुल के बैठ के ये लायामल तैयार करें कि जनाब मुल्क को इस वक्त इस क्राइसिस में से निकालना कैसे है, और जब वो निकल जाएगा उसके बाद अपनी अपनी जो भी थॉट्स हैं और जो प्रेफरेंसेस हैं उसके तहत काम करते रहें और पॉलिटिकल डिफरेंसेस को भी सॉर्ट आउट कर लें। मगर अदरवाइज़ लोगों का जीना मुश्किल होने लगा है। और बजट की बड़ी सीधी सी बात है, अगर आपका ख़र्चा 10,000 है और आप कमा 7,000 रहे हैं तो आपने 3,000 उधार लेते रहना है, तो कब तक अगला उधार देंगे। तो इनकम बढ़ाने के लिए हमें बहुत एफ़र्ट करने वाली है। ख़ास तौर पे हमारी बिज़नेस कम्युनिटी को अपनी इनकम बढ़ाने के लिए या मुल्क को स्टेबल करने के लिए एक्सपोर्ट सेक्टर के ऊपर गौर करना है। वैल्यू एडेड क्वालिटी प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट हो, टाइमली एक्सपोर्ट हो, तो तभी जाके आपके हालात कुछ बेहतर हो सकेंगे, वरना ये हालात मुश्किल में ही रहेंगे। इमरान अफजल साहब, आखिर में ये बताइएगा, जो टैक्स और अवाम में भी हम तजावीज़ देते रहे मिसाक मईशत की, लेकिन हुकूमत भी एक अब नारा लगा रही है मिसाक मईशत की। आप क्या समझते हैं, अगर मिसाक मईशत हो जाता है, सियासत को और मईशत को अलग किया जा सकता है, तो मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा? इसके लिए क्या इक़दाम उठाने पड़ेंगे? देखिए, मैंने अभी पहले भी ये बात इनडायरेक्टली आपको कह दी। मेरे ख़्याल में इस वक्त सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को भूल जाना चाहिए कि हुकूमत किसकी है और कौन चला रहा है। इस वक्त ज़रूरत ये है कि सारे मिल के बैठें ताकि इतराज़ात के बजाय सॉल्यूशंस देखी जाएं और उन सॉल्यूशंस के ऊपर अमल करें और सारे फिर उसको कंटिन्यूटी पे गौर करें। वो ये रहा है कि मैंने एक बजट दिया, मैंने एक हुकूमत चलाई, अपने प्रोजेक्ट किए, अगला जो आया वो कहता है जी इन्होंने पता नहीं क्या किया था, कितने पैसे खा लिए, इसमें ख़राबी क्या हुई। सो हमें अब लॉन्ग टर्म थिंकिंग के लिए जो लोग सियासत में हैं और जो इक़्तिदार में हैं और जिनके पास इख्तियार हैं, उनको बैठ के ये देखना है कि अब प्लान करें 5-10 ईयर प्लान, जिसके ऊपर गारंटी हो कि जी इनके ऊपर अमल होगा और ये रुक नहीं जाएंगे। जब प्रोजेक्ट्स रुकते हैं तो कॉस्ट बढ़ जाती है और वो फिर उसकी वजह से मुल्क का ही नुकसान हो रहा होता है, किसी बंदे को फ़ायदा नहीं होता। तो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है कि इसके ऊपर बैठ के डिस्कशन हो और सबका कंसेंसस हो, ताकि दुनिया को भी पता हो कि पाकिस्तान में जो काम हो रहा है वो इन एग्रीमेंट हो रहा है और इस पर कोई इशू नहीं होने वाला। जी, बहुत शुक्रिया। जी हसन साहब, मेरा आपसे सवाल था, अगर आई कैप और टैक्स बार की सपोर्ट FBR को बंद हो जाए तो ये टारगेट पूरे हो सकते हैं जो हम टारगेट 6,000 अरब रुपया अभी इकट्ठा कर रहे हैं? देखिए, चीज़ ये है कि जो एक बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि जहाँ तक आपने बात की टैक्स बार की और आई कैप की, बिल्कुल देखें, पहले तो मैं वादे तौर पे बताता चलूँ कि टैक्स बार में भी मैं रहा, टैक्स कल्चर को फ़रोग़ देने के लिए आपकी इंस्टीट्यूट काम कर रही है, टैक्स बार काम कर रही है, दोनों का मतलब जो हुकूमत का काम है वो तो आप कर रहे हैं। बात बता रहा हूँ ना, रोल दोनों का मुख्तलिफ है। हम लोगों का जो रोल है वो बेसिकली क्या है कि हम ये कहते हैं कि जनाब आपको हम फैसिलिटेट करेंगे रेवेन्यू इन्हांसमेंट में, और इस चीज़ का बैलेंस रखते हुए कि जो टैक्स पेयर अवेलेबल है जी उसको प्रॉब्लम ना है। जो हमारा गिला रहा है डिपार्टमेंट से, या जो प्रॉब्लम नज़र आई है बीइंग अ टैक्स पेयर या बीइंग अ फैसिलिटेटर ऑफ अ टैक्स पेयर, और देखें जब हम बात करते हैं चाहे आई कैप हो चाहे लाहौर टैक्स बार हो, तो हम जेन्युइन कंप्लाइंट टैक्स पेयर की फैसिलिटेशन की बात करते हैं जो टैक्स अदा कर रहा है और काम कर रहा है। तो उसमें सर रिक्वेस्ट ये है कि आपने जो हमारा सबसे बड़ा गिला FBR से रहा है ना, कि एक तो अवेयरनेस तो चलें ठीक है हम देते रहते हैं, आप लोग इस तरह नहीं कर पाते, वो कोई मसला नहीं, वो हमारा काम है, एक हम लोग कर रहे हैं। मगर देखें जो ब्रॉडनिंग है ना, जैसे हमारे चेयरमैन साहब ने अभी जिसकी तरफ इशारा किया कि देखें जब तक ब्रॉडनिंग के बारे में हम नहीं सोचेंगे ना, मसला हल नहीं होगा। और ये जो सच्ची बात है कि जब से हम ये ब्रॉडनिंग की भी नहीं गई है अभी 12-13 साल हो गए हमें शुरू किए हुए। जी वो आज तक सुनते आए हैं, 2.5 करोड़ लोगों का डाटा हमारे पास मौजूद है। जी। तो आप एक्शन लेने वाले हैं, लेकिन हुआ तो आज तक कुछ भी नहीं। और आपको याद है ब्रॉडनिंग पे तो कई प्रोग्राम हम कर चुके हैं। अब इस दफ़ा
वो बजट में कहा है नादरा के साथ इलाहा किया है, जी। उससे कोई टैक्स नेट में, टैक्स बेस में कोई फ़र्क पड़ेगा? देखिए यूबी साहब, प्रॉब्लम पता है कहाँ लाया करती है। मैं आपको एक फ्रेंकली बात अर्ज़ करूँ यहाँ पे। देखें, जैसे असद भाई ने भी कहा और अली भाई ने भी कहा, जैसे फरमा रहे हैं कि देखें प्रॉब्लम लाया करती है आपके इंटेंट में, प्रॉब्लम डेटे की नहीं है। देखें, अगर आप ये कहें कि आपके पास डेटा नहीं है तो ये बात फ्रेंकली हकीकत नहीं है। आप ये नहीं कह सकते। वजह ये कि आपको पता है कितने लोग प्रॉपर्टी खरीद पॉलिटिकल रहे विल हैं। नहीं है असल साहब, असल में हकीकत ये है, आज तक हम करना चाहें तो नहीं कर सकते। विल नहीं है। और एक बात जो है ना, जो असद भाई की बात को मैं सेकंड करूंगा कि ये बजट जो है ना, बिल्कुल जिसमें जो अनसर्टेनिटी है, जैसे हम कह रहे हैं कि IMF को भी एक्सेप्टेबल नहीं है, तो इसमें प्रॉब्लम यही है कि लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट जब इकट्ठे हो जाएंगे ना, तो एक अजीब सी कंफ्यूजन क्रिएट होगी, क्योंकि देखें माइंडसेट एक जैसा नहीं है। फर्दर टैक्स के लॉ में जो तब्दीलियाँ की हैं मेजर, वो क्या है मेजर तब्दीलियाँ? उससे कोई देखिए, बेहतरी फर्दर है? टैक्स का जो लॉ है उसमें देखें, अगेन वो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि शायद मुनासिब नहीं है। जहाँ तक तो अनरजिस्टर्ड की बात थी, जो दोस्त रजिस्टर्ड नहीं है सेल टैक्स में और उनको फर्दर टैक्स लगाया जाता था, वो बात बिल्कुल दुरुस्त थी कानून में। लेकिन जो ये फर्दर टैक्स का कहा गया है कि जी इनएक्टिव टैक्स पेयर के केस में भी फर्दर टैक्स होगा, तो उसमें जो मेरा मौक़िफ़ है उससे आप लिटिगेशंस को इनवाइट करेंगे, मसाइल को इनवाइट करेंगे, और अब कंप्लायंस की एक एडिशनल आप चीज़ लगा रहे हैं कि मैं हर इनवॉइस को काटते हुए देखूं कि जनाब वो जो है एक्टिव है या नॉन एक्टिव है। तो देखें, आप कितना को काम, मेरा तो सवाल यहाँ पे फिर एक है ना FBR से, कि अगर आपने ये सारा कुछ ऑटोमेटेड ही रखना है और आपने ख़ुद कुछ नहीं करना और सारा कुछ टैक्स पेयर नहीं करना है, फ्रेंकली स्पीकिंग, तो वो तो सर गलत हो गया ना। आप ब्रॉडनिंग का खुद एक एफ़र्ट लेके आएँ, एक ड्राइव लेके आएँ। हम हर दफ़ा BTP की सेक्रेटेरिएट बनाते हैं, सब कुछ करते हैं। अब ये भी आप वही कर रहे हैं कि जी आप इनएक्टिव हैं तो जनाब आप 3% एक्स्ट्रा लगाएं। अल्टीमेटली तो टैक्स पेयर ही आपको कटा करके दे रहे हैं ना सर। हसन साहब, आप सही कह रहे हैं, BTP पे अगर काम नहीं होगा तो हम फिर करेंगे क्या? लेकिन FBR की मशीनरी भी क्या करे? उसको जब टैक्स टारगेट भी उसने पूरे करने हैं, बजट भी उसने बनाना है, और हुकूमत की सारी जो परेशानियां उनको भी उसने दूर करना है। तो फिर FBR का अफसर तो एक मासूम है, वो तो बेचारा कुछ भी नहीं कर सकता। 3 दफ़ा उसको चीफ कमिश्नर ने बुलाना है, अफसरों को जो इन्फोर्समेंट के ऑफिसर हैं, ये दीगर हैं, और फिर उनके अफसरों ने बुलाना है। सुबह से लेकर शाम तक वो दफातर से बाहर नहीं निकल सकते। फिर वो किस तरह BTP पर काम करेंगे? अली लतीफ़ साहब, एक नया कानून मुतारफ़ करवाया है जो प्रॉपर्टी पे वेल्थ टैक्स लगा दिया गया, आप इसको किस तरह देखते हैं? वो जी लोग बिल्कुल उसको समझते हैं वेल्थ टैक्स के तौर पे। ये एक्चुअली इस वक्त तो वो इनकम टैक्स के कानून में ही इसको लेके आए हैं, जी जी, डीम्ड इनकम के तौर पे, कि अगर है, ये एक्चुअली 2 तरह से लगा है। एक तो ये लगा है कि अगर किसी का भी 25 मिलियन या 2.5 करोड़ से ऊपर कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर उसको अज्यूम किया जाएगा 5% उसकी फेयर मार्केट वैल्यू जी जी, उसकी इनकम ली जाएगी और उस पर 20% टैक्स किया जाएगा। और इसको आप रफली देखें तो फेयर मार्केट वैल्यू का 1% टैक्स बनता है। जी जी, अच्छा, इसको ना हमारे कुछ जिस तरह लर्नड दोस्त भी हैं मेरे, असद साहब, वो इसको डीम्ड इनकम और इस तरफ लेके जा रहे हैं। मेरा इस पर ज़रा मुख्तलिफ व्यू है। ये कोई डीम्ड इनकम नहीं है। डीम्ड इनकम का कंसेप्ट होता ये था कि आपको कहीं से कोई पैसे आते थे सेल के, हमेशा टैक्स लगता था आपके इनकम का मतलब ये होता है कि आपने जो बेचा उसके पैसे आए, उसमें से अपने खर्चे निकाले, जो बच गया उसने टैक्स होना था। जी जी, तो लॉ में कुछ अरसे पहले ये चेंजेस आई कि जो पैसे आपको मिलते थे सेल के, उसको कंसिडर किया जाता था इनकम। ये फिर सुप्रीम कोर्ट तक मैटर गया और उन्होंने कहा नहीं, इजाज़त है हुकूमत को ऐसी चीज़ों को इनकम समझने के लिए, इसलिए उसको डीम्ड इनकम कहते हैं। यहाँ पे तो पैसे कोई नहीं आए, ये तो एक फिक्टिशियस इनकम है कि बैठे बैठे यहाँ एज्यूम्ड इनकम है कि आपका प्लॉट है, कोई रेंट पे नहीं चढ़ा। दूसरा मुझे बताएं, क्या प्लॉट रेंट खाली रेंट पे चढ़ सकता है? नहीं चढ़ सकता। लेकिन आप अज्यूम करें कि उसको जी 5% रेंट पे चढ़ेगा, उसके ऊपर आप लोगों से 20% टैक्स दें, और ये किन लोगों का प्लॉट है? आप रात को देखा, सुबह उठ के देखा तो वो पूरा नहीं हुआ। पूरा नहीं होता। और दूसरा इसके अंदर एक और जो इसके अंदर एक इशू आ रहा है, जब ये टैक्स लग भी जाएगा, लोग इसको कोर्ट्स में लेके जाएंगे क्योंकि वो इस तरह की इनकम। दूसरा, ये वही लोगों ने प्लॉट्स लिए हुए हैं जो टैक्स दे के उन्होंने पहले ही पैसे बचाए हैं और सेविंग से प्लॉट्स लिए हुए हैं। इसमें उन्होंने अच्छी बाजी है कि घर एग्जाम्प्ट है, आपकी ऑफिस की स्पेस एग्जाम्प्ट है, लेकिन सिर्फ ये मैं समझता हूँ ये पॉपुलैरिटी के लिए नारा था कि जी हम लोगों को कहें कि जी ये एसेट्स हैं लोगों के और इनके ऊपर हम टैक्स लगाएं। अगर उनका ये मकसद है कि लोग अनप्रोडक्टिव एसेट्स में ना काम करें, या जिसकी तरफ हमारे अली असद फरोज साहब ने किया है, वो तो बड़ा आसान है। आप डिक्लेयर कर दें कोई बंदा 1 या 2 प्लॉट सुपर प्लॉट रख ही नहीं सकता,
वो चीज़ तो इस तरह भी हो सकती थी, लेकिन ये पॉपुलैरिटी के लिए सिर्फ उन्होंने एक डीट इनकम का कहा है और ये मैटर्स कोर्ट्स में जाएगा और मैं नहीं समझता कि ये गवर्नमेंट की फेवर में अच्छा, जाएगा रिटेलर के जो मैटर। फिक्स टैक्स रजीम का इस बजट में भी ऐलान किया गया। वो जी इससे पहले भी होता था टैक्स, ये अदर देन जो टियर 1 रिटेलर्स हैं उनके ऊपर टैक्स लगाया गया है इलेक्ट्रिसिटी बिल में, जो इससे पहले अराउंड 5% होता था और कुछ केसेस पे 7.5% था। अब जो टैक्स लगा है वो ये लगा है कि जी अगर आपका मंथली बिल 30,000 तक है तो आपको 3,000 रुपया टैक्स है, 50,000 तक है तो 5,000 और फिर ऊपर है। लेकिन इसमें जो एक चीज़ आई है वो बड़ी डिफरेंट है और वो थोड़ा सा नुकसान करेगी हमारे लोअर लेवल के रिटेलर्स को। उसमें ये है कि पहले होता था 5% ऑफ बिल, अब ये है कि अगर आपका 30,000 से कम बिल है, फॉर एग्जांपल आपका 2,000 बिल आता था या 3,000, एक छोटा किराना स्टोर है कुछ है, तो उनको उनके बिल में 3,000 रुपया लाजमी गवर्नमेंट आपसे पर मंथ लेगी, यानी साल का 36,000 रुपया। जो घरों का बिल था वो भी अब 3,000 से ऊपर हो जाएगा। बिल्कुल, तो वो आप सोचो, लेकिन उसका देखें वो अब 30,000 उसका मंथली बनता है, अब अप टू 30,000 तक 3,000 आपने टैक्स देना है। 30,000 में 5,000 वाला भी शामिल है, 10,000 वाला भी शामिल है, 15,000 वाला भी शामिल है, 30,000 वाला तो शामिल ही शामिल है। तो गवर्नमेंट को इस पर ज़रूर सोचना चाहिए और इसको परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल रखना चाहिए बजाय फिक्स करने के, ताकि ये जो छोटे कम से कम किराना स्टोर हैं ये हैं जिनका बिल ही 3-4 हज़ार आता है, उनके ऊपर दोबारा 3,000 यानी बिल जितनी ही अमाउंट ना डाल दी जाए। अच्छा, डिजिटल का भी कंसेप्ट फिर दोबारा आ गया है, इसको आप किसने देखते हैं? अच्छा, डिजिटल का मैं आपको बताऊं, कंसेप्ट पहले था और वो बाद में इसलिए हुआ कि बोर्ड ने इसको रेफ़र कर दिया। अब दोबारा इन्होंने इस वक्त लॉ में चेंज की है। अभी अलबत्ता ये दोबारा से डिजिटल पेमेंट्स के लिए ले आए हैं, सेक्शन 21 में इन्होंने लेके आए हैं, मेरा ख्याल है LA सेक्शन नया इंट्रोड्यूस कराया है। जी। अच्छा, अभी उसकी इफेक्टिव डेट नहीं उन्होंने की, वो FBR ने अपने पास रखी है और उन्होंने ये की है, पहले 2.5 लाख लिमिट थी उसको 1 मिलियन किया है। ये फिर से एक गैर ज़रूरी चीज़ है। FBR ने लास्ट टाइम भी इसको कोशिश की थी इम्प्लीमेंट करने की। पाकिस्तान में नॉर्मल बैंकिंग का सिस्टम जो है, चूँकि FBR थोड़ा सा लोगों को नहीं देखता, पाकिस्तान के अंदर चेक की अपने फ़ायदे और अपनी अहमियत है एक बिज़नेस के अंदर। हमारे इवन सेल्स टैक्स के लॉज में बाकायदा लिखा हुआ है कि अगर आपने कोई चीज़ बाहर से इंपोर्ट की तो सिक्योरिटी के तौर पे चेक देना है FBR को। पाकिस्तान में अक्सर बिजनेसमैन एक दूसरे को सिक्योरिटी के तौर पे चेक दे देते हैं, पोस्ट डेटेड चेक दे देते हैं, पैसे होते हैं पोस्ट डेटेड लेके करंट डेट का चेक देते हैं। तो हमारा बड़ा निज़ाम चेक बेस्ड है, इलेक्ट्रिसिटी डेट भी हमारा भी और लेके अब वो उसको जब डिजिटल पेमेंट्स में करेंगे, डिजिटल पेमेंट्स के साथ अपने बड़े रिस्क इन्वॉल्व हैं, साइबर रिस्क इन्वॉल्व हैं, बाकी इश्यूज इन्वॉल्व हैं, और उस वक्त लोगों को फोर्स करना कि अपना बिजनेस चेंज करें बजाय टैक्स पेयर्स की लाइफ इजी करने के, उसको एज डिफिकल्ट किया जा रहा है, जो सबसे ज़्यादा। अच्छा, ये IT सेक्टर पे भी 0.25 टैक्स लगा है, ये को लगना चाहिए दुनिया में ऐसा नहीं है। नॉर्मली टैक्स जो IT को सेक्टर को था, हमारा एक्सपेक्टेशन यही थी कि ये बाहर से इंपोर्ट करते हैं और लेके आए, लेकिन इस पर हमारी डिस्कशन भी कुछ हुई थी। जी। अभी भी जो हमारी एक्सपोर्ट्स है ना, अगर आप कोई गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं तो अभी वो टैक्स हो जाती हैं 1% पे। जी। अभी अच्छा, ये 3-4 सालों से पहले ये था कि पहले मैं आपको बताता चलूँ, IT सेक्टर 2025 तक पहले इन्होंने एग्जाम्प्ट करार दिया, फिर लॉ में चेंजेस आई तो IT सेक्टर के ऊपर उन्होंने कहा जी टैक्स क्रेडिट है, कि टैक्स बनता है लेकिन हम आपको टैक्स क्रेडिट दे देते हैं अगर आप रजिस्टर्ड हैं, मंथली विदहोल्डिंग करते हैं। अब उन्होंने अल्टीमेटली, अच्छा मैं बताऊँ, ये असेसमेंट थी टैक्स माहिरीन की कि जहाँ से ये चल रही हैं तो आगे जाके इन्होंने टैक्स लगाना ही लगाना है। अभी तो एक नॉमिनल टैक्स है 0.25%। वो लोगों का भी ये व्यू है कि जी अगर सारे एग्जिस्टिंग टैक्स पेज दे रहे हैं तो IT भी एक्सपोर्ट कर रहा है, और चूंकि ज़रा बेनिफिट भी हो रहा है उनको डॉलर टर्म्स में रुपये की डिवैल्यूएशन से, तो उनके ऊपर अभी तो टैक्स लगा है 0.25। लेकिन फ़िक्र की बात ये है कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, अभी इसका तो कोई पता नहीं कि ये आने वाले वक्तों में किस हद तक आगे चला जाए, वो एक इशू है सिर्फ। अच्छा साहब, अभी तक आज तक हम पेपॉल को पाकिस्तान में नहीं ला सके, क्या ऐसी सूरत हाल में IT पे टैक्स लगना चाहिए था? लेकिन ब्रेक से बाद आप जवाब लूँगा। नाज़रीन, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी असद साहब, देखिए बात यह है कि IT सेक्टर ना बड़ा ग्रोइंग है। अभी हमने ICAP लेवल पे एक कॉन्फ्रेंस की, उसके अंदर हमने IT सेक्टर के माहिरीन से बातचीत की। जो सबसे ज़्यादा फ्लरिशिंग सेक्टर्स में से ना IT सेक्टर है, मतलब आपका मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर्स का एवेन्यू है पाकिस्तान का, वहाँ से फॉरेन एक्सचेंज लाने का बिलियंस ऑफ डॉलर्स का एवेन्यू है, क्योंकि ये इंटरनेशनल मार्केट जो है वो कोई 2-2.5 बिलियन डॉलर की है।
और हमारे पास जो भी हमारा शेयर है ना वो कोई 218 मिलियन डॉलर्स का है। अच्छा शेयर है, बढ़ा हुआ है पिछले साल से, कोई मेरे ख्याल में कोई 65% बढ़ा है। चौथे नंबर पे पाकिस्तान को इस दफ़ा कहा जा रहा है, आईटी में है पाकिस्तान। देखिए ना, आईटी में भी दो पार्ट्स है ना। आईटी में जो आपकी एक है सॉफ्टवेयर्स जो आप बना के बेच रहे हैं, एक आपका जो हमारा सर्विस सेक्टर है जिसमें हम सब काम करते हैं, सर्विस सेक्टर में भी बहुत एक्सपोर्ट है। अब ये सारी एक्सपोर्ट जो आएगी वो अब आज इस तरह डॉलर बढ़ रहा है, आपका जो सबसे बड़ा इशू है वो डिमांड सप्लाई का मसला है ना डॉलर का। आप जब वहाँ से रेवेन्यू लाएंगे तो आपके डॉलर के इश्यूज़, फॉरेन एक्सचेंज के इश्यूज़, ज़र मुबादला के इश्यूज़, आपका जो रिज़र्व है उसका इशू बहुत हद तक आपका फ़ायदा हो जाता है ना। आप अगर उस सेक्टर को मेरे ख्याल में ये एक अच्छी मूव इस टाइम पे नहीं है कि आप इसको टैक्स कर रहे हैं और आप जो एक्सपोर्ट बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड हैं उन पे 0.25 दे रहे हैं, बाकियों में 1%। अच्छा साहब, मेरा एक इकोनॉमिस्ट से एक दफ़ा मैंने प्रोग्राम किया था, वो क्या उसका उस वक्त एक तजवीज़ उसने दी थी। तजवीज़ में ये था 106 अरब डॉलर का आप मकरूज़ हैं, 106 अरब डॉलर नहीं, आप 500 अरब डॉलर कर्ज और ले लें और पाकिस्तान के नौजवानों को आईटी लगा दें तो आप कर्जे भी 2 साल में उतार सकते हैं और बांग्लादेश इंडिया को पीछे छोड़ सकते हैं। इस मुमकिन है इस तरह? देखिए बहुत मुमकिन है, अगर आप अपनी ये जो टैलेंट है पाकिस्तान में, नौजवान है जो बेरोजगार है, सब उनके ऊपर वो सारा कर्जा लगा। देखिए ना, अगर वो नौजवान क्लास को अगर आप देखें तो 15 से लेके 35 तक की जो पॉपुलेशन है वो आपकी दुनिया में इस वक्त तीसरे या चौथे नंबर पे है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन है और वो तैयार है घर पे बैठ के कंप्यूटर पे काम करने के लिए। अच्छा, और बहुत अच्छा साहब, टाइम कम है सर। बैंकिंग जो टैक्सेशन किए 47% पे जाएगी, आप इसको किस तरह देखते हैं? देखिए बैंकिंग की टैक्सेशन मेरे ख्याल में, देखिए आम आदमी को उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस वक्त। जो सबसे ज़्यादा अगर आप बैंक्स की फाइनेंशियल्स देखें ना तो ऑनेस्टली बैंक्स वो एक ऐसा इदारा है या ऐसा सेक्टर है जो कि बड़ा फ्लरिशिंग सेक्टर है। ठीक है। जितना आपका ये मॉनेटरी रेट बढ़ता जाता है बैंक का बेनिफिट बढ़ता जाता है। अब इस वक्त बैंक्स फ्लरिश करेंगे, ये टैक्स मेरे ख्याल में कम से कम ये कोई ऐसा प्रॉब्लमेटिक टैक्स नहीं है, ये आराम से दे देंगे। सैलरी टैक्सेशन को आप किस तरह देखते हैं? सैलरी टैक्सेशन एक बड़े मज़े की चीज़ है और वो बड़ा इंटरेस्टिंग इन्होंने काम किया। जब हमने इसको फर्स्ट टाइम देखना शुरू किया सैलरी टैक्सेशन को, जब बजट आया रात में और काफ़ी लेट हमारे पास डिटेल्स आई, तो जितने भी एनालिसिस बन रहे थे वही बन रहे थे कि यार इसमें तो आप स्लैब्स पे जलते जाएं, तो उसमें काफ़ी अच्छा लाखों में बेनिफिट सैलरी क्लास को मिल रहा होगा। जी, बड़ा अच्छा लगा। फाइन लाइन में एक बड़े मज़े की चेंज आई, सैलरी क्लास बहुत सारे रिबेट्स लेती है, वो तकरीबन सारे, 1-2 रिबेट्स छोड़ के सारे रिबेट्स जो कि टैक्स क्रेडिट्स के तौर पे आते हैं और उससे उनकी टैक्सेशन काफ़ी नीचे आ जाती है, कुछ केसेस में 10% नीचे आ जाती है और वो बहुत सारे सेविंग का कल्चर को वो फ़रोग देने वाली चीज़ें हैं। ठीक है। इन्होंने वो सारे मूव कर दिया। अब अल्टीमेटली जो टैक्सेशन होगी मुझे लगता है कि उसमें कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क शायद नहीं आ रहा होगा, शायद अल्टीमेटली टैक्स जो सैलरी क्लास है वो सफ़र ही कर रही हो। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग चेंज है। वैसे ऐसा सब इनकम टैक्स कवानीन में हर साल बजट में रद्दोबदल किया जाता है। इस दफ़ा कई हुए इनकम टैक्स के जो वो बेनिफिशियल कॉन्सेप्ट मुतारफ़ करवाया है, उसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए बेनिफिशियल ओनरशिप का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ आपका पनामा लीक से, उसके बाद हमने उस पर लेजिस्लेशन की, फिर उसके बाद हम FATF के अंदर फंसे। तो FATF ने कहा जी कौन किधर बेनामी ओनरशिप नहीं होनी चाहिए, पहले हम बेनामी को रिकग्नाइज़ करते रहे, फिर हमने कहा नहीं हो सकता, फिर हमने उसके लिए ऑफशोर की बात शुरू की, कंपनीज एक्ट में बहुत सारी चेंजेस हम लेके आए, हमने बहुत सारी की। ये एक कॉरस्पॉन्डिंग चेंज है जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि AOP आपको पता है हमारे कल्चर में एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो फर्म्स हम कहते हैं, ये बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ टैक्सेशन है। जितने स्मॉल मीडियम आपके एंटरप्राइजेज में ज़्यादातर AOPs हैं और उनकी टैक्सेशन भी कंपनी से फ़र्क है। थोड़ा सा नॉन डॉक्यूमेंटेड सेक्टर भी इसके अंदर है, बहुत सारा नॉन डॉक्यूमेंटेड सेक्टर है। अब जो ये इसमें बेनिफिशियल ओनरशिप में जाएंगे तो इसके अंदर आपके लिए रियल सेंस में डाइव करना बहुत आसान नहीं होगा। अब इसको ख़ास तौर पे जिस तरह का हमारा टैक्स का निज़ाम है, उस निज़ाम को मेरा ख्याल है देखने की ज़रूरत है। वैसे सब FATF की शराइत के ऊपर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में पाकिस्तान 2018 में 156 नंबर पर था, लेकिन वो अब 106 नंबर पर है। यानी शराइत पूरी की, बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट आया और दूसरे मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आया, इसके अब तो लोग उसका नाम लेना भूल गए हैं। नहीं, मगर अभी देखें ना, अभी ये ख़तरा बरकरार है। अब ये ख़तरा बरकरार है और ये ख़तरा देखें ना, हम कई ऐसे मुल्क देख सकते हैं जो कि असल में उनको ग्रे लिस्ट में होना चाहिए, वो नहीं है, वो करीब भी नहीं है।
आप देखें ना, जितने आपके वो मुल्क हैं जहाँ मनी लॉन्ड्रिंग जाती है, जो आपके सेफ हेवन्स हैं, उनमें से सारे तो हमने कवर नहीं किए ना। हमें तो कवर करने की और ग्लोबल पॉलिटिकल रीजंस हैं। अच्छा सर, कैपिटल गेन जो टैक्स है जो प्रॉपर्टी पर लगाया गया वो क्या है? देखिए, कैपिटल गेन टैक्स को इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया है। जो प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो इन्होंने एक तो अब लेके आए हैं प्लॉट के कॉन्सेप्ट को, 3 डिवीजन्स बना दिए हैं। एक प्लॉट्स को लेके आए हैं, प्लॉट्स को इन्होंने कहा है कि 6ठे साल के बाद अगर सेल होगी तो कैपिटल गेन नहीं होगा। फिर कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी को कह रहे हैं 4थे साल के बाद कोई उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा अगर कैपिटल गेन अगर आ जाता है। ठीक है। और एक कॉन्सेप्ट और लाए हैं फ्लैट्स का। फ्लैट इन्होंने कहा जी आप 2 साल रख लें, होल्डिंग हो, तीसरे साल से उसके कैपिटल गेन पे टैक्स नहीं है। जी जी। फ्लैट बेसिकली ये असल में ये पिछली गवर्नमेंट का जो एक था कि अब वर्टिकल ग्रोथ की तरफ हमने जाना है, वो वर्टिकल्स को बेसिकली ये सपोर्ट करना चाह रहे हैं। और बाकी आइडिया यही है कि 15% की उसकी हायर स्लैब रेट करती है। इसका मतलब ये कि प्रॉपर्टी को रेड विद द डीम्ड इनकम जो कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, तो वो प्रॉपर्टी सेक्टर एज सच जो आपका रियल इस्टेट सेक्टर है, ये इससे काफ़ी हिट होगा, एटलीस्ट इंडिविजुअल सरमायाकार हैं। अच्छा साहब, आप इस बजट के बाद पाकिस्तान में मईशत का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं और अवाम का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? देखें, मैं तो ये कहूँगा पवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख। आप आज भी अगर ये सोचना शुरू कर दें कि आपने पॉजिटिवली चढ़ना है, आप वो सेक्टर्स पे एफर्ट करें और उनको फ़रोग दें जहाँ से आपको वैल्यू एडेड आना है। आप वैल्यू एडेड पे जाएँ। दूसरा, आईटी पे ये टैक्स वापस ले लें और आईटी पे आप लोगों को जगह दे दें कि यार आप हम आईटी विलेज बना रहे हैं, हम यहाँ लोगों को बिठाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर दें, उन्हें कहें जी आप करें का एक सेक्टर को फरोग देने को, उसको फोकस करें, एफर्ट करें, किसी भी सेक्टर को फोकस करें। और दूसरा ये कि देखिए एक और आप करें कि ज़रई साइड पे अपनी ज़राअत को जो है, देखिए जीडीपी में आपकी ज़राअत एक मेजर पोर्शन था। इस वक्त प्रॉब्लम ये कि आपको हाउसिंग को रोकना पड़ेगा ताकि आप खुदा ना खास्ता कहत साली का शिकार ना हो। असल में कहते हैं सब टाइम कम है। जिस तरह असद फिरोज साहब कह रहे थे, जनाब किसी सेक्टर को आप फोकस कर लें। एफबीआर का एक पीछे नारा लगाया था एफबीआर ने, हम 10,000 अरब रुपया पीओएस पॉइंट ऑफ सेल जो सिस्टम लगाया उससे पूरा कर सकते हैं। अगर एफबीआर का वो नारा दुरुस्त था तो ये तो फिर 9,502 अरब का जो बजट है ये तो फिर कुछ भी नहीं है। लेकिन इस दफ़ा सीएनए की शर्त भी ख़त्म कर दी गई है, ये तजाद नहीं है। फिर देखिए, हम ज़ाती तौर पे समझते हैं कि बीइंग द मेंबर ऑफ आई कैप और ऑल्सो बीइंग पार्ट ऑफ टैक्स बार, मैं ज़्यादा तौर पे समझता हूँ कि हम किसी भी ऐसी चीज़ के अगेंस्ट हैं जो डॉक्यूमेंटेशन को डिस्करेज करती है। जी जी। देखिए, पहला टैक्सेशन सिस्टम को साउंड करने का जो पहला स्टेप होता है ना यूबी साहब, वो ये होता है कि आपने डॉक्यूमेंटेशन को इनकरेज करना है। अगर आप डॉक्यूमेंटेशन को डिस्करेज कर रहे हैं तो वो बात जो है मुनासिब नहीं है। देखिए, जहाँ तक CNIC का सवाल है, ये मैं अगेन समझता हूँ, जो मेरा ज़ाती तौर पे नज़रिया है कि गवर्नमेंट जो है सर्टन जो प्रेशर्स हैं उनको सर्वाइव नहीं कर सकी, जिसकी वजह से उन्होंने इस CNIC की शर्त को गालबन ख़त्म किया है। क्योंकि अगर इंडस्ट्रियल पर्सपेक्टिव से मैं देखूँ तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि जब CNIC मांगा जाता है तो कहा जाता है जी हम CNIC कहाँ से दें, ट्रांजैक्शंस कैसे होंगी। लेकिन अगर मैं डॉक्यूमेंटेशन ड्राइव की बात करूँ तो बिल्कुल गलत है। और ये चीज़ बिल्कुल सवाल ये उठेगा, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि जी जब डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं आप करना चाह रहे, जब आप अनरजिस्टर्ड का CNIC नहीं लेना चाहते, तो फिर POS का जो निज़ाम है वो एक तरह से हमें खाम ख्याली या ख्वाब नज़र आता है कि आप POS भी एक तरफ लगाना चाह रहे हैं और टोटली मैं कहूँ तो एक दूसरे के तदाद में है और 180 डिग्री तदाद में, अगर मेरे से आप सवाल। अच्छा, कमर्शियल जो इम्पोर्टर हैं उनको भी फाइनल regime में दोबारा ले गए हैं, कभी मिनिमम में ले आते हैं, कभी नॉर्मल में ले आते हैं। ये सर ये वही एक्सपेरिमेंट है ना, ये अगेन देखिए, ये अगेन अनफॉर्चुनेट है। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि या तो आप डिसीजन करें कि आप डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जाना चाहते हैं, ठीक है। हमारा तो मौक़िफ़ ये था कि जी कमर्शियल इंपोर्टर को आप विद द प्रेशर ऑफ टाइम आप नॉर्मल टैक्सेशन में लेके जाएँ। नॉर्मल टैक्सेशन में आप इसलिए नहीं लेके जाना चाहते कि ज़ाहिर है अगर रिफंड्स खड़े हो जाएंगे तो वो आपके लिए प्रॉब्लम है। फिर आपने एक नारा लगाया कि ठीक है जी हम मिनिमम टैक्सेशन रजीम लेके आए थे, और अब आज आप कहते हैं कि फ़ाइनल टैक्सेशन रजीम लेके आने चाहिए। आपको एक फ़ैसला करना है कि क्या आपने कमर्शियल इंपोर्टर से डॉक्यूमेंटेशन करनी है या रेवेन्यू कलेक्शन करना है। अगर तो रेवेन्यू कलेक्शन करना है तो फाइनल टैक्सेशन रजीम इज़ गुड इनफ। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इसके साथ साथ कोई ना कोई निज़ाम लेके आना चाहिए कि जैसे पहले FBR में आया था और अभी भी ये है कि जी नो अकाउंट को केस कोई नहीं हो सकता, कि बुक्स आपको प्रेजेंट करनी ही करनी पड़ेंगी। तो उसके अंदर रिटर्न फाइलिंग का निज़ाम ऐसा ज़रूर होना चाहिए कमर्शियल इंपोर्टर का कि वो कम से कम अपनी बुक्स प्रॉपर्ली डिक्लेयर करे। अच्छा हसन साहब, क्योंकि टाइम कम है, इस बजट के बाद कौन सा सेक्टर रोज पकड़ेगा और कौन सा जवाल पजीर होगा?
देखिए मुख्तसर। ये तो मैं ज़ाती तौर पे कहूँ कि बजट के ऊपर कौन वाल पकड़ेगा और कौन रूज पकड़ेगा, आपके सवाल के बरक्स है। लेकिन ये बात मैं ज़रूर करना चाहूँगा कि अभी तक तो डॉलर टर्म्स में ही हमें नहीं पता कि हमारा बजट क्या है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। और अभी तक तो हम बजट को लेके एक अनसर्टेनिटी की शक्ल में इस वक्त बैठे हुए हैं, अगर आप मुख्तलिफ़ अखबारात की ख़बरें देखें। देखिए बात है, जहाँ तक रूज पकड़ेगा की बात है, तो बिल्कुल आईटी को एक बहुत बड़ा नुकसान पहुँचा है, जैसे असद साहब कह रहे हैं, और वो बड़ा ज़रूरी है कि आईटी को रेस्क्यू किया जाए। और मैं समझता हूँ हर प्लेटफॉर्म पे हमें इस चीज़ को डिबेट करना अच्छा, चाहिए। टैक्स और रिफॉर्म दूसरा में- जो जी, बेसिकली हमारा प्रॉपर्टी का सेक्टर है, उसके ऊपर एक मेजर इम्पैक्ट आएगा। लेकिन मैं इसको इस नज़रिए से देखता हूँ कि जैसे कंस्ट्रक्शन की इन्होंने बात की है साहब ने, कि कंस्ट्रक्शन को इनकरेज किया गया है, तो वेकेंट प्लॉट से निकल के हम कंस्ट्रक्शन की तरफ अगर जाते हैं तो वो एक खुशाइन बात अच्छा है। हसन साहब, टैक्स रिफॉर्म में हम पिछले साल भी कई हमने प्रोग्राम किए मिसाक मईशत पे, आज हुकूमत भी नारा लगा रही है। आप समझते हैं अगर सियासत को मईशत से अलहदा कर दिया जाए, उसकी टीम ही अलहदा हो, हुकूमतें हैं जाएँ, मईशत का पहिया चलता रहे, वही IMF से जिससे भी कर्ज़ लेना है उनके डायलॉग हों, हुकूमत का कोई ताल्लुक ना हो, जिस तरह अब हुकूमत का ये बयानिया पिट गया है, तो आप समझते हैं को हमारे बेहतरी की तरफ पाकिस्तान के मुस्तकबिल को रोशन बना सकते हैं? तो देखें ऑनेस्टली स्पीकिंग यूबी साहब, ये मैं समझता हूँ जो आप कह रहे हैं, इट इज़ द नीड ऑफ द आवर। इसके बगैर शायद सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो मुमालिक में तो ऐसा जाए। ही और है। जैसे हम वो बात सियासत करते से हुकूमत का ताल्लुक नहीं हैं, होता, नहीं मुआशरे देखें से। उसमें ये होता है ना कि देखें जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप अमेरिका की बात करें तो उनकी जो सेनेट है, ठीक है, या अगर आप यूके की बात करें तो उनका जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है रादर दैन हाउस ऑफ कॉमन्स, उसको अलग इसीलिए किया गया है कि कॉन्सेप्ट यही है कि उनका 10 साल 15 साल का इकॉनमी का एक स्ट्रेटजिक प्लान होता है, जो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ इस पर एग्री करती हैं और उसको फॉलो करती हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी हुकूमत में आ रही है और कौन सी जा रही है। और ऐसा नहीं होता कि अगर PTI ने कोई अच्छी चीज़ की है तो नून लीग आए तो वो ख़त्म हो जाए, या नून लीग ने अगर कोई अच्छी चीज़ की है तो PTI आए वो ख़त्म हो जाए। ये कॉन्सेप्ट हमें दिमागों से निकालना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मिफ्ता साहब की स्पीच से ही मैं बात टेक करूँगा कि उन्होंने जो कही थी, चाहे जो भी है, इसलिए नहीं कि हम उनको पॉलिटिकली सपोर्ट करते हैं तो ये बात कह रहे हैं, लेकिन दिस इज़ द डे जो हमें मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान जो हमारा मुल्क है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इस बजट और हमें में इस तनाजुर में सोचना पड़ेगा कि हम पाकिस्तान के लिए सोचें। ये जो मिसाकी मईशत है ना, ये पाकिस्तान की ज़रूरत है, हमारी ज़रूरत नहीं है खाली। अच्छा हसन साहब, आखिरी सवाल छोटा सा, टैक्स रेट इस बजट में ऊपर गए हैं या वही हैं? अच्छा, ये एक बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। देखिए टैक्स रेट्स का मसला ये है कि एक तरफ आपको लगता है नीचे गए हैं, लेकिन बरक्स अगर आप देखें तो बहुत सारी चीज़ें जो ख़त्म की गई हैं उनका अगर आप मैथमेटिकल एक इफ़ेक्ट निकालेंगे तो वो शायद कहानी कुछ और नज़र आएगी। अली लतीफ़ साहब, टाइम कम है सर, मैं आखिरी ये इस दफ़ा पैकेजेस भी तमाम जो थे हुकूमत ने ख़त्म कर दिए हैं, अवामी सहूलियात के लिए जो सब्सिडीज़ थी वो भी कम कर दी गई हैं, महंगाई का तूफ़ान है, पेट्रोल बढ़ता जा रहा है, इन हालात में हमारे मुआशरत का मुस्तकबिल को आप किस तरह देख रहे हैं? सब आप जो बात कर रहे हैं ना, लेकिन आपको भी थोड़े से अपने अब नाजरीन और टैक्स जितने भी हमारे लोग हैं, ये आपको मैं बताऊं, आपको भी अपने अवाम को भी ज़रा समझाना पड़ेगा। ये वो अब वक्त नहीं है अगले चंद साल के आप बजट को अंदर कोई रिलीफ ढूंढते फिरें, अब वो वक्त चले गए हैं, वक्त ख़त्म। अब आप बजट को रिलीफ के तौर पे मत देखें। दूसरा, हमारी अवाम में बड़ा आजकल गम गुस्सा मैंने देखा है आम अवाम में पाया जा रहा है IMF के ऊपर। आप एक पहले चीज़ समझें, IMF एक बैंक है, उसने आपको पैसे दिए हैं, उसने सिर्फ ये रखना है कि भाई क्या आपके पास एंड में इतने पैसे बचते हैं कि तुम मेरी कर्ज़ की किस्त लुटा सको। आप अगर ये समझ लें, ये हमारे पहले सालों में भी होता था कि जब साहूकार होते थे, जब कोई किसान किसी साहूकार से लोन लेता था, अगर वो लोन लेके अपने बच्ची की शादी करता था या घर की आराइश पे पैसे लगाता था, सारी उम्र मकरूज़ रहता था। जी। टैक्स लेके अगर उसने ट्रैक्टर ख़रीदा या अपनी कोई प्रोडक्टिविटी बढ़ाई तो वो किस्त वापस करने के काबिल था। बिल्कुल सही। हमसे ये हुआ है कि हमने पहले जितने लोन लिए वो हुकूमतों ने सख्त डिसीजन करने के बजाय, बिज़नेस को फ़रोग देने के बजाय सब्सिडीज़ में लगा दिए हैं पैसे। अब हम एक डेट ट्रैप में फंसे हुए हैं कि पुराने कर्ज़े उतारने के लिए हमें नया लोन लेना पड़ता है। पाकिस्तान के पास ना कोई तेल का कुआं है, अब हम सबको तकलीफ़ करनी पड़ेगी, अपने अपने हिस्से का पार्ट अदा करना पड़ेगा। और गवर्नमेंट को खुदा के लिए सख्त डिसीजन लें। आप माशाल्लाह टैक्स को समझते हैं, एक बात हो रही है डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जाने की, ऊपर से CNIC की शर्त ख़त्म की है, डॉक्यूमेंटेशन को नुकसान पहुंचा है। आपने पहले कहा जी कमर्शियल इंपोर्टर्स हैं उन पे मिनिमम टैक्स लगेगा ताकि डॉक्यूमेंटेशन को फ़रोग हो, वो ख़त्म हो गया, फिर उसको फाइनल में ले गए हैं। तो हम तो उल्टे स्टेप्स ले रहे हैं, लोग डर रहे हैं अवाम के गुस्से से सही स्टेप लेने से पहले।
और हमारी अवाम इस वक्त, मैं आपको बताऊं, इनको तो मखलूक हुकूमत नहीं समझ आ रही, लेकिन इतनी तकसीम है इस वक्त अवाम में कि शायद अगर आप तीनों से पूछें, हम तीनों के भी शायद पॉलिटिकल पार्टी के लिए वोट देते हुए फ़र्क हो। मैं तो डर रहा हूँ कि कल को इलेक्शंस के बाद दोबारा एक हंग किस्म की पार्लियामेंट आनी है, उसके पास भी इतनी मेजॉरिटी नहीं होनी कि वो ये सख्त फैसले कर सके। वो फिर मजबूरन पॉपुलर फैसले करेंगी जिस तरह इस बजट में किए हैं। तो आप मुझे बताएं मईशत कैसे संभाल पाएंगे? मैं तो इस वक्त, मैं आपको बताऊँ, सारे इकोनॉमिस्ट डर रहे हैं अगले 2-2.5 साल में कि आपको अच्छा लगे बुरा लगे, हम पे आहिस्ता आहिस्ता डिफॉल्ट रिस्क बढ़ रहा है। तो क्या आप चाहते हैं कि हमारे पास आवाम के लिए ही है? सर ये अब प्रॉब्लम ये है कि अब जो हम लोगों ने कर्जे लिए हैं, ख़त्म किए हैं, और माशाल्लाह पिछली हुकूमत को 3 साल मिले थे ढूंढने के लिए कि पाकिस्तान के बाहर से भी उन्होंने पैसे लाने थे, और इनका ख्याल था कि पाकिस्तानी कर्जे मिले हैं, वो 2-3 साल में तो 2 साल तक कोरोना में ही चले गए नहीं, लेकिन वो सारे ढूंढते रहे। अब हम सबको समझ आया कि मईशत ठीक करनी पड़ेगी। जी। और जो आप ये कह रहे हैं, यहाँ तो सारी पार्टीज बैठे कहें जी, पॉलिटिकल इख्तिलाफात अपनी जगह है, इकोनॉमी अपनी जगह है, हम आपके इकोनॉमी डिसीजन में एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। तो वक्त इस वक्त ये है, देखें, मैं पाकिस्तान में अगर आपने लानी है, तरक्की करनी है, 2 चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो बॉर्डर सिक्योरिटी, दूसरी है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। मेरी एक अपनी एक, शायद मैं कहूँ कि ज़्यादा है ख्वाहिश है, लेकिन मेरा एक अपना यकीन है कि कल को हम पे कोई गैर मुल्क हमला कर देना, तो मैं समझता हूँ PMLN हो, पीपल्स पार्टी हो, PTI हो, ये सब एक जगह बैठ के हमारी मुल्क के साथ इकट्ठे हो जाएंगे और दफा करेंगे। जो चीज़ इनको समझ नहीं आ रही कि हम आज इस वक्त इकोनॉमिक वॉर के अंदर हैं। एटम बम के बाद हमें मुआशी एटम बम का धमाका करना पड़ेगा। अब इसलिए आप सब तीनों को इकट्ठा होना पड़ेगा। आप कहें भाई हम एक दूसरे की आपकी पे सियासत नहीं करेंगे, हमें मजबूरी पता है, पेट्रोल आपको बढ़ाएं, हम सब आपके साथ हैं, आप भी आवाम से बात करें, हम भी करेंगे। पॉलिटिकल डिफरेंसेस अपनी जगह। जब तक ये तीनों पार्टियां नहीं इकट्ठी होंगी, किसी भी तौर पे पाकिस्तान की मईशत नहीं संभलनी, और खुदा न खास्ता पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जाएगा, तो हम सब का बराबर का नुकसान है। किसी एक पार्टी को भी फायदा नहीं है, एक ना किसी को नुकसान। ये मुल्क है तो हम है, ये मुल्क नहीं है तो हम कहाँ पे हैं। अली लतीफ़ साहब आपको बहुत शुक्रिया, असद फिरोज साहब आपको बहुत शुक्रिया, सैयद हसन अल कादरी साहब आपको बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आई कैब का आज गुलदस्ता था, आपने बहुत सी बेहतरीन प्रपोजल, तजावीज़, अच्छी गुफ्तगू सुनी। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल यूबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।